जो हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 5 तरह की अभिक्रिया मैंने बताई थी। सबसे पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उसके बाद उपचयन और अपचयन, जिसमें से कि पहले 2 अभिक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, संयोजन और वियोजन। अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया बच्चों, इसमें विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटा देना किसी। इसमें क्या होगा कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, इसके अंदर एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन प्लस CuSO4। इस ये जो अभिक्रिया होगी उसमें लिख सकते हैं FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। इस अभिक्रिया को हम लैब में भी करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें एक परखनली लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। विलयन का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट जो होता है हमारे पास एक लवण होता है, नीले रंग का होता है, इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा गर्म करके और एक विलयन यानी कि घोल बन जाएगा। उस विलयन के अंदर अगर हम लोहे की कुछ भी चीज डाल दें, सपोज कील डाल दें, तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो शुरू में जो रंग था वो नीला रंग था, और बाद में हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ये कम क्रियाशील धातु है। तो अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके ये लवण, ये इसका विलयन है, उसके विलयन में से इसको इसकी जगह पे, मतलब कॉपर की जगह पे क्या आ गया? आयरन आ गया। यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रिया करती है। तो इस तरह से इसको हटा के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ गया? Fe आ गया, यानी कि आयरन आ गया। आयरन कब आ सकता है बच्चों? जबकि आयरन ज्यादा क्रियाशील है। तो ये बन गया FeSO4 और कॉपर इसमें से अलग हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो इसका जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। पहला तुम लैब उसमें देखोगे, जो प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ तो तुम देखोगे कि हमारा पहला प्रैक्टिकल यही है कि किस तरह से हम करके भी देखेंगे लैब में कि जो कॉपर सल्फेट है वो किस तरह से नीले रंग का था शुरू में, और बाद में जब इसमें लोहे की कीलें डाल दी, क्योंकि लोहे के अंदर जो आयरन था वो ज्यादा क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील तत्व है, ये ज्यादा है, ये कम क्रियाशील तत्व है। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व जो होगा, नेचुरल बात है, कोई भी चीज है ज्यादा पावरफुल जो चीज होगी दूसरे को हटा देगी। जैसे बच्चा, मान लो ज्यादा पावरफुल बच्चा है तो दूसरे को उस सीट पे से उठा के उसकी जगह खुद बैठ सकता है ना। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटा देना एक तरह से कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके, ये विलयन है। विलयन क्यों? क्योंकि पानी में मिला रखा है, तो इसमें से इसको हटा देगा, तब हमारा जो बनेगा, मतलब इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या बोल देंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके अलावा अगर तुम ये सोचते हैं ना कि अगर हम ये ले लें, तुम सोचो कि हम ये ले लें अगर कि कॉपर क्या है? कॉपर तो कम क्रियाशील है। अब ये ना क्रियाशील कौन ज्यादा है कौन कम है, इसका पता लगाने के लिए एक हमारा 3rd चैप्टर आएगा धातु और धातु का। उसमें हम देखेंगे कि एक श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम है। तो फिलहाल तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो आयरन है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व और कॉपर कम है। तो अगर जो कॉपर कम है तो हम सोचेंगे अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील जो तत्व होगा वो अधिक क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही अभिक्रिया है, देखने बच्चे कर सकते हैं, तुम्हारे में से कोई हो सकता है इस अभिक्रिया को लिख दे और बना दे कि CuSO4 बन गया और आयरन अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जैसे जिंक है, Zn, तुम्हें पता है जिंक का संकेत Zn है, और ये क्या कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। क्योंकि हम उस सक्रियता श्रेणी में देखेंगे कि जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो कम को विस्थापित कर देगा। अगर इसका उल्टा पता चल गया होगा, अगर हम कॉपर लेंगे पहले तो ये विस्थापन नहीं हो पाएगा। तो खास जो डेफिनेशन बता रखी है इसको अंडरलाइन कर लेना कि अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, ये होगी। और भी दुनिया भर की रिएक्शंस हो सकती है, लेकिन हमें सिंपल रिएक्शंस बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगली टाइप की जो अभिक्रिया
अभिक्रिया है वो बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो बार विस्थापन हो। तो ऐसे क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक मतलब दो अभिकारक होंगे, दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उनको हम बोल देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बना लेगा बच्चों BaSO4 प्लस 2NaCl। मैंने इसको संतुलित करके ही लिखा है। इसका नाम होता है जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये आगे बेरियम क्लोराइड आ गया हमारा, बेरियम क्लोराइड। और इसके बाद इससे बन जाता, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको संतुलित करना भी सीखा था हमने। ये हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट और आगे बन जाएगा बच्चों सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बन। तो बच्चों देखो क्या कर रखी है इसमें, जो अभिकारक हमें पता है कि सोडियम सल्फेट एक अभिकारक है और बेरियम क्लोराइड भी एक अभिकारक है। इनमें आयन देखो, आगे वाला धनायन होता है, बाद वाला ऋण आयन होता है। इंग्लिश में इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। हमने हिंदी में पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास जमा का आवेश होता है, जैसे सोडियम के ऊपर जमा का आवेश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, धनायन। धन यानी कि जमा का चार्ज है, ठीक है। और जैसे सल्फेट है, उसके ऊपर दो नेगेटिव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऋण आयन। ऋण आयन यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर माइनस का आवेश हो, उसको बोलते हैं ऋण आयन। तो बच्चों अब हमें Na2, तुम सोचोगे क्यों लिया, बता रखा है तुम्हें, क्योंकि सल्फेट के ऊपर दो नेगेटिव था, तो इसको भी हमें दो ही बनाना पड़ेगा, दो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इससे सोडियम हमें कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, तो दो हमने ले लिए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलके बना लेंगे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इस इनके बीच में आयनों का हम देख रहे हैं आदान प्रदान होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो पहले तो सोडियम के साथ सल्फेट था, अभिक्रिया होने के बाद क्या देख रहे हैं कि बेरियम आ गया, यानी आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी कि सोडियम यहाँ चला गया और बेरियम यहाँ आ गया, ठीक है। अगर बेरियम यहाँ आ गया तो हमने क्या देखा, बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। और बच्चों की सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि आयन जो है आपस में आदान प्रदान हो गया। या तुम ये देख सकते हो, मतलब अगर दूसरे शब्दों में देखना चाहो कि सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया ना, यानी कि इन आयनों का आदान प्रदान होगा कि सोडियम की सल्फेट इधर चला गया और क्लोरीन यहाँ आ गया। किसी भी तरह से कह सकते हो कि आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और इसका नाम, एक और भी नाम बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है असल में ना, जैसे कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, जैसे हम परख नली अगर लें, परख नली हमने कोई ले ली और उसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट डाल दिया और हमने डाल दिया ये बेरियम क्लोराइड डाल दिया, तो अभिक्रिया होने के बाद जो नीचे नीचे से कुछ जम जाएगा, वो क्या है, बेरियम सल्फेट। मतलब इस तरह जब कुछ जम जाता है उसको हम बोलते हैं अवक्षेप। जैसे मान लो कि जब पानी के अंदर मान लो चौक डाल रहे हैं छोटा छोटा करके ना, तो नीचे जम जाएगा ना, तो जमाव से जो नजर आएगा, जैसे दूध जो खराब होना शुरू हो जाता है, नीचे कुछ जम सा जाता है जैसे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो क्योंकि द्विस्थापन अभिक्रिया में हमेशा अवक्षेप बनेंगे, तो इसलिए इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो सकती है। और भी इसके एग्जाम्पल हम अभी और देखेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप जो अभिक्रिया का हम पढ़ रहे हैं, पांचवी टाइप की जो अभिक्रिया है जिसका नाम है उपचयन और साथ में वह अपचयन अभिक्रिया, दोनों के बारे में हम इकट्ठे पढ़ लेते हैं, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन क्या होता है, ध्यान रखना, हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उपचयन अभिक्रिया वो होती है जो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो उत्पाद बनेंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन की किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है,
यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, और या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, इसको अपचयन बोल देंगे। तो दो चीजें हो सकती है बच्चों, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास मतलब कमी। अगर हाइड्रोजन हो तो कई बार ऐसा होता है हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो हम किसको देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी भी अभिक्रिया के दौरान तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमारी उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं, मान लो हम अभिक्रिया लेते हैं कॉपर और उसको गर्म करते हैं, कॉपर को गर्म करने के लिए लिखते हैं सिंबल ऐसे गर्म, तो क्या बन जाएगा, इसमें CuO बन जाएगा। मैंने संतुलित करके लिख दिया। ये कॉपर है, मान लो ये देखो कॉपर का हमने चूर्ण ले लिया। कॉपर का चूर्ण जो होता है ना भूरे से रंग का होता है, और इसको हमने गर्म कर दिया, मान लो ये गर्म कर दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या है, कॉपर ले रखा था। कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। हम देखेंगे कि पहले जो ब्राउन कलर का जो पाउडर सा था हमारा, वो ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर का क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ेगी, क्योंकि कॉपर से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन, क्योंकि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। कॉपर पहले अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसी को, अगर कॉपर ऑक्साइड बन गया था और उसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस इसमें से डालते हैं तो हम देखेंगे कि कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया। हम देखेंगे कि जो पहले जो कॉपर था, इसका मतलब है कि भूरे रंग का होता है, ये ब्राउन से कल भूरे रंग का होता है। फिर ये कैसे हो गया, काले रंग का हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया ये काले रंग का। फिर ये काले रंग का था, इसमें से हाइड्रोजन गैस जब गुजारी तो फिर दोबारा से कैसे हो गई, ये भूरे रंग का हो गया, क्योंकि दोबारा से कॉपर बन गया। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड हम देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड से क्या क्या बन गया, कॉपर, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो जब कमी होगी, पहले ऑक्सीजन था इसके साथ लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है, देखो लिखा है अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ, मतलब कॉपर ऑक्साइड का अगर पूछा जाए पेपर में क्या हुआ तो तुम क्या बताओगे, अपचयन, अपचयन। ठीक है, और अगर हम H2 का देखें, इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं थी पहले, बाद हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, यानी कि इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है उपचयन। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमें क्या चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है कि यदि किसी भी तत्व के अंदर अभिक्रिया होने से पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में अगर इसके पास ऑक्सीजन जुड़ गई है तो हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगर नीचे वाली अभिक्रिया में देखिए तो उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ये CuO के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, हम कंपैरिजन किस में करेंगे, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कौन सा था, CuO, इससे जो उत्पाद बना क्या बना, कॉपर बना। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ से निकल गया, मतलब तो इसका हुआ अपचयन। और H2 और H2O का कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि H2 के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो इस तरह से हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी हम, ये पहला एग्जांपल था, ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल था, इसी उपचयन अपचयन का हम तीसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। Zn प्लस CO ले लिया, मान लो Zn तुम्हें पता है जिंक होता है, ठीक है, C होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 के बारे में बता रखा है मैंने तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऐसे CO एक जब ऑक्सीजन होती है तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या होगा बच्चों, एक तो बन जाएगा Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और कार्बन क्या हो गया, अलग। ठीक है, तो हम देखें अगर इस जिंक को और इस Zn को कंपेयर करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जिंक के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, जिंक का अगर पूछे तुमसे कि क्या हुआ, तुम बताओगे इसका हुआ है उपचयन।
और अगर इसमें और इसमें देखें तो हम देखें ऑक्सीजन था और बाद में इसकी कमी होगी, तो इसका क्या होगा बच्चों, अपचय। तो इस तरह से बच्चों हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, हमने पढ़ ली कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। अब एग्जाम्पल्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तो सभी बच्चे याद करेंगे।